आज सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर इमेजेस के ऊपर डेरिवेटिव कंप्यूट करना है तो किस तरह से हम टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू डेरिवेटिव कंप्यूट करने वाले मास्क की अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि वंस वी हैव दोज डेरिवेटिव मास्क तो इमेजेस के ऊपर ऐसी कन्वोल्यूशन कैसे कर सकते हैं कि जिससे स्मूथ होने की बजाय डेरिवेटिव्स निकल आए हर जगह। हर पिक्सल पे हम एक कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट होगा कि हर जगह डेरिवेटिव्स निकल आए। रेट ऑफ चेंज ऑफ कलर एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन। और फिर ये चीज़ डेरिवेटिव फिल्टरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट दिस टू डिटेक्ट एजेस इन एन इमेज। सबसे पहली चीज़, डेरिवेटिव कंप्यूट करने से पहले यू शुड ऑलवेज स्मूथ योर सिग्नल, ऑलवेज। इसकी वजह ये, अगर आपके सिग्नल के अंदर नॉइज है, अगर आप नॉइजी सिग्नल पे डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो डेरिवेटिव में नॉइज का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह की देता हूँ। तो लेट्स से आपके पास एक पिक्सल था, उस पिक्सल पे वैल्यू पड़ी थी आई डोंट नो 3 और उसके साथ वाला पिक्सल पे वैल्यू पड़ी थी 5। ठीक है, ये ओरिजिनल सिग्नल था। तो लेट्स से इधर अगर डेरिवेटिव निकालता तो डेरिवेटिव निकलता 5 - 3 = 2। सही। नाउ लेट्स से कि ये सिग्नल असल में थोड़ा सा नॉइज इसमें आ गया। ठीक है, और नॉइज इस किस्म का था कि हर पिक्सल +-1 उसकी वैल्यू चेंज हो रही या +1 या -1। नाउ लेट्स से ये जो 3 था इसमें नॉइज आया और ये 2 बन गया, -1 हो गया नॉइज की वजह से। और ये जो 5 था इसमें नॉइज आया और ये 6 हो गया, +1। ठीक है, अब इधर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव विल बी 6 - 2 = 4। नाउ सिग्नल में जो नॉइज आपने ऐड किया था वो +-1 के लेवल का, और जो डेरिवेटिव में चेंज आया, डेरिवेटिव में +2 का चेंज आया। तो अगर आपके सिग्नल में नॉइज है, आपके डेरिवेटिव में नॉइज एम्पलीफाई होता है, क्योंकि नॉइज का मतलब ही ये है सडन चेंज, और डेरिवेटिव निकालता ही सडन चेंज को, तो नॉइज को तो और भी ज़्यादा कैप्चर करेगा डेरिवेटिव का ऑपरेशन। सो देयरफॉर ऑलवेज स्मूथ योर सिग्नल, ब्लर योर सिग्नल, ऑलवेज फिल्टर योर सिग्नल, एवरेज आउट योर सिग्नल बिफोर कंप्यूटिंग डेरिवेटिव्स। ये हमेशा आपने याद रखना है। किसी भी, जब भी आपके पास इमेज आएगी, सबसे पहला ऑपरेशन उसको स्मूथ करें ताकि उसमें से नॉइज निकले। हर सिग्नल में नॉइज होता है, कोई सिग्नल नहीं है दुनिया में जिसमें नॉइज नहीं होता। एवरीथिंग इज नॉइजी। सबसे पहला काम, रिमूव नॉइज। कैसे? स्मूथिंग कर्नल, गॉसियन कर्नल हमने लास्ट टाइम देखा था, वो नॉइज रिमूव करता है। इसका मतलब है कि आपको 2 कन्वोल्यूशंस करनी पड़ेंगी। आपके पास इमेज आई, आपने इमेज से सबसे पहले उसको स्मूथ किया, ये एक कन्वोल्यूशन हो गई, और रिजल्ट को फिर आप उस पर डेरिवेटिव वाला फिल्टर लगाएंगे, ये दूसरी कन्वोल्यूशन। लेकिन हमने देखा था कि कन्वोल्यूशन एक एसोसिएटिव ऑपरेशन, विच मीन्स कि आप इमेज को पहले स्मूथ कर लें, कर्नल एस, स्मूथिंग कर्नल से कन्वर्ट कर लें, जो रिजल्ट आता है उसको बाद में डेरिवेटिव कर्नल से कन्वर्ट कर लें, या this will give you the same result as you first convolve your smoothing filter with your derivative filter। ये क्या करेगा? ये स्मूथिंग फिल्टर के डेरिवेटिव्स निकाल दें, राइट? This is a derivative, this will give you a derivative of smoothing filter।
और उस ये छोटे फिल्टर होंगे, लेट्स से ये 5x5 है, ये भी 5x5 है, इनकी कन्वोल्यूशन विल बी चीप, और फिर आप इमेज स्केल पे, इमेज के साइज पे एक दफ़ा कन्वोल्यूशन करें. सो यू कैन exploit associativity of convolution to first smooth the signal and then compute derivatives, but using only one kernel. S convolved with D, जब ये हो जाएगा, this will just be another 7 या 5x5 kernel जो दोनों काम करेगा. इसकी कन्वोल्यूशन स्मूथिंग भी करेगी और डेरिवेटिव भी करेगी. ओके, अभी हमने देखा था कि इस स्लाइड पे हमने देखा था कि आप स्मूथिंग कर्नल को कन्वॉल्व कर लें पहले डेरिवेटिव कर्नल से, और इधर से कोई एक ही कर्नल आ जाएगा, उससे इमेज को कन्वॉल्व कर लें. यही आइडिया अब हम ज़रा फ़र्क तरीके से अप्लाई करने लगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन फिल्टर. गाउसियन फंक्शन आपने देखा था लास्ट टाइम. अगर मैं दोबारा कोशिश करूं उसको लिखने की, तो गाउसियन फंक्शन of x with weight standard deviation sigma. This is written as 1 over under root 2 pi sigma square e to the power minus, मैंने म्यू को 0 रखा. हम हमेशा म्यू को 0 अस्यूम करेंगे इसमें मीन ऑफ द गाउसियन. वी ऑलवेज अस्यूम द मीन टू बी 0. पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया. तो मीन चूँकि 0 है, दिस विल जस्ट बी x स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, अगर आप इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कंप्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक डिफरेंशिएबल टर्म लिखी हुई है आपके सामने. ऑल ऑफ दिस इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x. इसका जो डेरिवेटिव है वो ये लिखा, अगर आप करके देख लें तो दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट, व्हिच मींस कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इजंट दिस अ डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन, राइट? इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ अ गाउसियन. और जो हम कन्वोल्यूशन करते थे, पहले स्मूथिंग गाउसियन कर लें फिर डेरिवेटिव कर लें, क्या वो भी डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन ही इवेंचुअली उस पर पहुंचते थे? ये हम डायरेक्टली पहुंच गए हैं बगैर कन्वोल्यूशन किए, एनालिटिकली फॉर्मूले के लेवल पे. अभी मैंने इमेज को हाथ भी नहीं लगाया, मैंने कोई कन्वोल्यूशन भी नहीं की अभी तक. मैंने अपना फिल्टर ही इस फॉर्मूले से बनाना है, ये जो डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन, क्योंकि ये जो फिल्टर है जो इससे बनेगा डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन से, ये दोनों काम करता होगा. ये स्मूथिंग भी करेगा, ये गाउसियन भी करेगा. ठीक है, पर टिपिकली मीन को हम 1 रखते हैं, मीन को 0 रखते हैं. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? दिस जस्ट मीन्स कि आपका जो गाउसियन फंक्शन होगा वो सिमेट्रिक होगा अराउंड 0, और उसकी जो विड्थ है, कितना वाइड है, दैट्स कंट्रोल्ड बाय सिग्मा. तो इफ यू वांट अ थिन नैरो, नहीं, इट्स नॉट स्क्यूनेस, इट्स जस्ट द विड्थ, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इट्स नॉट स्क्यूड. स्क्यूड होता है कि एक साइड पे ज़्यादा है, दूसरी साइड पे कम है. तो इट्स नॉट स्क्यूड, इट्स सिमेट्रिक. लेकिन कितना वाइड है, कितना नैरो है, ये सिग्मा कंट्रोल करता है. ठीक है, व्हेन वी से कि मीन को 0 रखना है, आप मीन को लेट्स से ओके, मीन को अगर आप लेट्स से ये 0 था, अगर आप म्यू को 2 रख लेते हैं तो यही गाउसियन होगा, लेकिन 0 पे सेंटर होने की बजाय ये 2 पे सेंटर हुआ होगा. ठीक है, but really I don't really care कि वो सेंटर्ड कहाँ पे है. ऑल आई केयर अबाउट इज कि जब मैं डिस्क्रिटाइज करता हूँ तो ये वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू क्या आती है, ये वाली वैल्यू क्या आती है. वो जो मुझे डिस्क्रीट फिल्टर में जो बनाता था, तो ये रिगार्डलेस कि ये 2 पे सेंटर्ड है, 0 पे सेंटर्ड है, -100 पे सेंटर्ड है, ये वैल्यूज़ यही आएंगी कि मेरे फिल्टर के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी. आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज़ regardless of where it's centered. So for convenience we always center it around 0.
अपोलोजाइज, मेरी ड्राइंग आज ठीक नहीं हो रही इसकी, और लेट्स सी। ओके, सो ये 1D में हमने देख लिया है। इसी तरह 2 डिमेंशनल गाउसियन भी हमने देखा था लास्ट टाइम, 2 डिमेंशनल गाउसियन, उसका भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है। इसी तरह वाई डायरेक्शन में भी डेरिवेटिव होगा इसका, 2D जो डेरिवेटिव है 2D गाउसियन का। मैंने सिर्फ एक्स में दिखाया है, वाई में भी सिमिलर डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जो सिग्मा है, द विड्थ ऑफ द गाउसियन, इसको हम कहते हैं स्मूथिंग स्केल। दिस डिटरमिन्स के कम स्मूथिंग करनी कि ज़्यादा स्मूथिंग करनी। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव a narrow Gaussian, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज हैं, इसकी 0 पे इसकी काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी, फिर 1 पे कम आ जाएगी, -1 पे कम हो जाएगी, एंड द वैल्यूज विल क्विकली ड्रॉप। वर्सेस इफ यू हैव अ वाइड Gaussian, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे उसका जो ड्रॉप होगा वो इतना ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज कम है और वैल्यूज आपस में करीब करीब। इसको आप जोड़ें इसके साथ जो आपके पास इवन गाउसियन से पहले हमने एवरेजिंग कर्नल्स पढ़े थे, एवरेजिंग फिल्टर, वो सिर्फ सब में सेम वैल्यू होती है। मतलब अगर 3 वैल्यूज हैं मास में तो हर वैल्यू 1/3, 1/3, 1/3 होगी। सो लेट्स से वो इस किस्म की होती थी वैल्यूज, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3। ये जो मैंने 2 गाउसियंस बनाए, एक गाउसियन है जो 1/3 वाली एवरेजिंग के बड़ा पास है, ब्लू वाला। द ब्लू गाउसियन is very similar to a standard averaging filter, same, right? But the red Gaussian, ये सेंट्रल वाली वैल्यू को बहुत ज़्यादा वेट देती है और उसके इर्द गिर्द जो वैल्यूज़ हैं इमीडिएटली उनको कुछ वैल्यू देती है, और प्लस और जो आगे के नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स के भी आगे जो नेबर्स हैं उनको बहुत ही कम वेटेज देती है। सो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथिंग नहीं कर रहा। डू यू गाइस एग्री? कौन सा रेड और ब्लू गाउसियन में से कौन सा गाउसियन ज़्यादा स्मूथिंग करेगा और कौन सा कम? ब्लू वाला क्या करेगा? ज़्यादा स्मूथिंग करेगा क्योंकि वो नॉर्मल एवरेजिंग वाले की करीब है, और जो रेड वाला है वो अपने आप को अभी भी ज़्यादा वेटेज दे रहा है और नेबर्स को कम वेटेज दे रहा है। अगर मैं नेबर्स की वेटेज 0 के पास लेता जाऊँ इसका मतलब मैं स्मूथिंग नहीं कर रहा। सो सिग्मा इज व्हाट कंट्रोल्स हाउ मच स्मूथिंग यू डू, इसलिए सिग्मा को आप कहते हैं दैट्स द स्मूथिंग स्केल, ठीक है। और टू मेक अ 5/1 मास्क, ये जो आपके पास 1D डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन लिखा हुआ है यहाँ, इस इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2 दे दो। उससे आप सिमुलेट क्या कर रहे हैं? -2 का मतलब है कि करंट पिक्सल से 2 पिक्सल लेफ्ट पे, फिर -1 1 पिक्सल लेफ्ट पे, 0 मीन्स करंट पिक्सल के ऊपर क्या वैल्यू, उसको क्या वेट देना है, और फिर 1 टू द राइट एंड देन 2 टू द राइट। सो इफ यू इवेल्युएट दिस 1D फंक्शन at these 5 values symmetric around 0, तो आपको एक 1D में 5/1 का मास्क मिल जाएगा जो डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन, ये स्मूथिंग भी करता होगा और डेरिवेटिव भी करता होगा
और आपने जो कन्वोल्यूशन है वो एक ही करनी है। कन्वोल्यूशंस दो भी नहीं है, आपस में भी दो नहीं है कि एक स्मूथिंग वाले को कन्वॉल्व किया ड्रिफ्टिव वाले को, वो भी नहीं है। ड्रिफ्टिव और गॉसियन की जो वैल्यूज आई थी वो डायरेक्ट वैल्यूज आपके पास है। नाउ यू जस्ट नीड टू डू वन कन्वोल्यूशन डायरेक्टली ऑन द इमेज विदाउट स्मूथिंग इट। मैं पहले कह रहा था ना, यस पिछली स्लाइड की बात करें। सो अब मेरे पास जो मास्क में जो वैल्यूज आई हैं, now we have only one because the values that you have, these 5 values, they represent the derivative of a Gaussian. So therefore it smooths and it differentiates, computes the rate of change, दोनों काम हो जाते हैं। और अब इससे कन्वॉल्व करूंगा और अब कन्वोल्यूशन एक and I achieve both things but through one convolution. ठीक? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी आई, मैंने उसका एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकाला और ये स्मूथिंग करने के बाद, यानी ये डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन है एक्स डायरेक्शन, ये डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन है वाई डायरेक्शन, यानी स्मूथिंग भी हो रही है, डेरिवेटिव भी हो रहा है, और ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड आ गया। इन द बॉटम रो आई हैव the same image but at every pixel I have added Gaussian noise, जिसको standard normal variable भी standard नहीं है, it's a zero mean zero centered Gaussian noise है। यानी हर पिक्सल में वो जो रैंडम वेरिएबल ऐड हो रहा है उसका मीन 0 है और उसकी वेरिएंस 0.15 स्क्वायर है। so slight noise, every pixel is disturbed, perturbed a little bit, plus minus। और जब इस नॉइजी इमेज पे मैंने डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन लगाया एक्स डायरेक्शन, तो इसने एजेस एक्स डायरेक्शन में एजेस अभी भी कैप्चर कर ली, कुछ नॉइज अभी भी नजर आता है आपको, लेकिन इट हैज स्मूथ द इमेज लिटिल बिट। कितना स्मूथ किया होगा वो ये स्मूथिंग स्केल डिटरमिन करता है। जो डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन मैंने यूज किया था उसमें सिग्मा को मैंने 3 रखा, ठीक है। अगर आप सिग्मा को अगर आप सिग्मा को 4 करें 5 करें, ये और भी स्मूथ हो जाएगा, ये नॉइज और भी खत्म हो जाएगा। और अब जब मैंने नॉइजी इमेज पे डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन लगा के ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स निकाले, यू कैन सी कि I have found the edges despite this noise. If you recall last lecture जब हमने एंड किया, लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने यही इमेज यूज की थी, यही नॉइज था उसमें, लेकिन उसमें हमने स्मूथिंग नहीं की थी और उसमें हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई किया था। और जब नॉर्मल इमेज पे हमारे पास एजेस आ गई थी, लेकिन नॉइजी इमेज पे हमारी एजेस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। या पिछला लेक्चर और उसकी स्लाइड्स देख लीजिएगा, उसमें सेम केस विदाउट स्मूथिंग जब डेरिवेटिव्स निकाल लेते तो हम इन एजेस के पास नहीं पहुँचे। ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड का रिजल्ट भी काफ़ी नॉइजी था। ओके, सो हमने डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन देखा। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सोगल फिल्टर। ये बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, ये डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन की एक अप्रॉक्सीमेशन है। ये वही काम करती है जो डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन करता है, ये वही काम करता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज, व्हिच मींस के सोबल फिल्टर से अगर मैं कन्वॉल्व करूंगा चीज़ों को, इमेज को, तो ये जल्दी कन्वॉल्व हो जाए। हमने लास्ट टाइम देखा था इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इज या इंटीजर ऑपरेशंस आर फास्टर देन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो इसका सारा गोल ये वही काम करेगा जो डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन करता है, स्मूथ भी करेगा, डेरिवेटिव भी करेगा।
लेकिन ये सिर्फ इसमें इंटीजर्स पड़े होंगे, तो दिस विल बी फास्टर। जस्ट फॉर रेफरेंस, ये जो डेरिवेटिव ऑफ गाउसियन हम लेके आएंगे यहाँ से, इसमें जब आप ये वैल्यूज डालेंगे -2 -1 जो भी वैल्यूज डालेंगे x की, श्योरली यू कैन सी कि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आएंगी, ये इंटीजर्स नहीं आएंगे, राइट? तो ये बस इंटीजर वैल्यू एक फिल्टर आपको देता है विच इज फास्टर टू कन्वर्ट, और ये करते ही हैं कि x डायरेक्शन का एक डेरिवेटिव मास्क लेते हैं, ये वर्टिकल है विच मीन्स ये x डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज देखेगा, और उस मास्क को जिसमें इंटीजर्स पड़े, उस मास्क को कन्वॉल्व कर लेते हैं इस वाले फिल्टर से। ये फिल्टर क्या करता होगा? 1 2 1 क्या करता होगा? ये यहाँ पे वैल्यू 1 है, isn't this like a triangle 1 2 1? और एक ट्राइंगल जो है वो गाउसियन को अप्रोक्सीमेट नहीं करता, राइट? A Gaussian is bell shaped, तो गाउसियन के जो बेल शेप नेचर है उसको मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ एक ट्राइंगल शेप, सही? और वो बड़ी सादा है 1 2 1। और रिमेंबर, अगर आप एवरेजिंग मास्क, अगर आप स्मूथिंग मास्क है, एवरेजिंग मास्क, तो आपका सम मस्ट बी 1, इसका सम तो 4 है, देयरफॉर यू डिवाइड बाय, और ये जो डिवाइड बाय 4 है, बाय द वे, ये मैं लिखा तो इधर हुआ है लेकिन ये असल में इधर नहीं होगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, और वो 1/8 होगा, वो एंड में 1/8 करूंगा, इवन सारी इमेज के ऊपर कन्वोल्यूशन करने के भी बाद 1/8 करूंगा, अपने कन्वोल्यूशन के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आने देंगे। वंस आई परफॉर्म द कन्वोल्यूशन देन आई डिवाइड, देन आई गो टू फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है? सो अगर आप ये कन्वोल्यूशन करके देखें, ये आपको ये आपको एक 3/3 का मास्क दे देगा, ये फुल कन्वोल्यूशन हो रही है, तो ये 3/3 का मास्क दे देगा जो इस तरह का है। तो ये सोबल फिल्टर है, ये पूरे का पूरा एक सोबल फिल्टर है जो x डायरेक्शन में स्मूथ करके डेरिवेटिव्स निकालता है, ठीक? सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में था तो मैं अपना डेरिवेटिव का मास्क हॉरिजॉन्टल रखता हूँ ताकि मैं वर्टिकल एजेस निकाल सकूँ, और जो मेरे पास स्मूथिंग है वो फिर से ट्राइंगल वाली स्मूथिंग है 1 2 1 which approximates the Gaussian but using integer values, और जब मैं इनको आपस में फुल कन्वॉल्व करता हूँ, यानी जहाँ जहाँ भी ये एक भी अगर ओवरलैप करता है मैं कहूँगा हाँ ये आंसर मुझे चाहिए। तो ये 1 0 -1 3 दफ़ा इसके साथ ओवरलैप करेगा जब स्लाइड करेंगे, तो 3 आंसर तो यहाँ से आ, फिर ये 1 0 -1 3 दफ़ा इस 2 के साथ ओवरलैप करेगा जब आप स्लाइड करेंगे, 3 दफ़ा इसके साथ, तो यू विल हैव 9 आंसर्स एंड दीज आर योर 9 आंसर्स। ये है फुल कन्वोल्यूशन कि जब भी ओवरलैप इतना सा नहीं किया मुझे आंसर चाहिए। तो दिस गिव्स यू द सोबल फिल्टर जो y डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव्स निकालता है बट आफ्टर स्मूथिंग, ठीक है? So this is an integer approximation of the derivative of Gaussian filter, but इसका जो अगर फ़ायदा ये है कि तेज़ होगा, नुकसान ये है कि you have lesser या coarser control over the smoothing scale. आपका स्मूथिंग स्केल इससे डिटर्मिन हो रहा है 1 to 1 से, राइट? या हाँ, अगर आप इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ भी ला दें तो तब भी वो इंटीजर्स आपने करने हैं, वो ट्रायंगल सी शेप बनेगी, या गाउसियन को किस तरह अप्रोक्सीमेट करेंगे व्हाटएवर इंटीजर्स के साथ। लेकिन वो जो कंट्रोल था ना आपके पास, कंटिन्यूअस कंट्रोल था, सिग्मा की वैल्यू 0.1 रखते हैं, 0.11 रखते हैं, 0.12 रखते हैं, 0.39 रखते हैं, व्हाटएवर,
वो एक कंटिन्यूस कंट्रोल था, वो आपका छिन गया आपसे। और सो स्मूथिंग स्केल पे आपका वो उतना फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल नहीं है, इस कोर्सर कंट्रोल होगा कि कितनी स्मूथिंग करें। ठीक है, सो दैट्स अ सोबल फिल्टर। ये इधर सिग्मा है ही नहीं ना, इधर सिग्मा नहीं है आपके पास। सिग्मा का जो रोल था, सिग्मा से जो आपने अचीव करना था वो था कि गॉसियन आपका नैरो है कि वाइड है, और उससे क्या होना था कि स्मूथिंग कम करनी कि ज़्यादा करनी। वो सिग्मा तो आपके पास अब नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव अ गॉसियन, यू हैव एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द गॉसियन। तो जो भी सिग्मा वहाँ पर रोल प्ले करता था, ये अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू हम कम स्मूथिंग या ज़्यादा स्मूथिंग अचीव करेंगे, बट वी डोंट हैव दैट कंटिन्यूस कंट्रोल ओवर सिग्मा जो डेरिवेटिव गॉसियन। Okay, so now you know how to compute derivatives on images after smoothing them. और जो डेरिवेटिव गॉसियन है और सोबल है, ये स्मूथिंग और डेरिवेटिव के ऑपरेशन को कंबाइन करते हैं। सो यू ओनली नीड टू डू वन कंप्यूटेशन। ओके, अब सोबल फिल्टर के रिजल्ट्स देख लेते हैं। ओरिजिनल इमेज, ये सोबल फिल्टर जो हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा था एक्स डायरेक्शन वाला, वो अप्लाई हुआ है। सोबल फिल्टर वाई डायरेक्शन वाला 3x3 वो अप्लाई हुआ है, और ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स आ गए, एंड द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स रिफ्लेक्ट एजेस इन द इमेज। सेम नॉइजी इमेज एज द प्रीवियस स्लाइड। इसमें एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव सोबल फिल्टर से, क्योंकि वो थोड़ी सी स्मूथिंग करता है तो आपके नॉइज़ थोड़ा हटता, थोड़ा नॉइज़ रिमूव हो जाता है। वाई डायरेक्शन एंड देन ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट आपको शायद नज़र आता है नॉइज़ का। लेट्स सी, पिछली स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन जिसमें हमने सिग्मा को 3 रखा था, उसने एजेस बेहतर दिए हैं और नॉइज़ कम किया या सोबल। लेट्स सी किसने बेहतर, ये डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन है। आई वुड से कि डेरिवेटिव ऑफ गॉसियन जो था उससे जो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड आया है उसमें ये जो नॉइज़ वगैरह जगह है ना वो कम है। लेट्स गो बैक टू सोबल। आपको इन जगहों पे ना अभी भी नॉइज़ मिलेगा, ये ब्लैक रीजन्स में, राइट। अच्छा, एक और चीज़, द एजेस आर क्वाइट थिन। Let's go back to Gaussian, derivative of Gaussian with sigma equals 3. The edges are quite thick. Why? Smoothing ज़्यादा हो रही है, तो edges भी smooth होकर थोड़ी चौड़ी हो जाती है। Everything is blurred. Noise blur होकर खत्म हो जाता है, edges blur होकर थोड़ी चौड़ी हो जाती है। और अगर मैंने सिग्मा को कम रखा होता, मैं 3 रखा था, अगर मैं सिग्मा को 1 रखा होता, मे बी ये रिजल्ट सोबल की तरह का आता। यानी वो जो सोबल कर्नल हम फिलहाल यूज़ कर रहे हैं इसमें, वो मे बी इट कोरस्पॉन्ड्स टू सिग्मा इक्वल्स 1 में। और अगर मैं सोबल फिल्टर को 3x3 की बजाय सोबल कर्नल 5x5 7x7 करता, तो यहाँ भी नॉइज़ और कम हो जाता, ठीक है, और एजेस मोटी हो जाती। ओके, तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया हो गया है, ऑलमोस्ट आपके हाथ में एजेस आ गई हैं कि ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की इमेज आपके पास आ गई है, एंड इट लुक्स लाइक एन एज इमेज, बट इट्स नॉट रियली एन एज इमेज। एज इमेज में वो कहूँगा जब मैं हर पिक्सल पे बता सकूँ कि ये एज पिक्सल है, और अगले पे बता सकूँ ये एज पिक्सल नहीं है। आई वॉन्ट डिसीजंस। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, योर ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग this as an edge image, but for the machine this is not an edge image. ये तो gradient का magnitude है हर पिक्सल, ये तो कोई वैल्यू है 0 से बड़ी। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे ब्लैक है, वहाँ 0 है। जहाँ पे ज़रा सा ग्रेडियंट है वहाँ पे ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 से बड़ी है।
कुछ पे कम बड़ी है, कुछ पे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है. सो दैट दिस इज जस्ट एन इमेज. आपका ब्रेन इसको एज कह रहा है, लेकिन फॉर द मशीन दिस इज नॉट एन एज इमेज. एज इमेज ऐसी होगी कि मैं हर पिक्सल का सिर्फ वहाँ पे या 0 पड़ा होगा या 1 पड़ा होगा. फैसला सुनाऊंगा. ठीक है. अब देखते हैं कि हाउ डू वी गो फ्रॉम अ ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज टू एन एज इमेज. आप लोग क्या कहेंगे? हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? परफेक्ट. ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की इमेज को थ्रेशोल्ड करते हैं, जैसा कि आपने कहा. जस्ट थ्रेशोल्ड द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज. जो पिक्सल्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है उन्हें आप एज पिक्सल्स कहते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड छोटा है उनको आप नॉन एज पिक्सल्स कहते हैं. सो दिस गिव्स यू द सिंपलेस्ट ऑफ एज डिटेक्टर्स, एंड दैट्स द एल्गोरिथम नाउ. आप अपने ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की इमेज लें और उसको थ्रेशोल्ड कर दें, आपको एज पिक्सल्स मिल जाएंगे. सवाल ये उठता है कि थ्रेशोल्ड क्या रखें. अगर आपने थ्रेशोल्ड बहुत हाई रख दिया तो एज पिक्सल्स कोई पास ही नहीं कर सकेगा थ्रेशोल्ड. यू विल गेट वेरी फ्यू एज पिक्सल्स. अगर आपने थ्रेशोल्ड बहुत कम रख दिया तो एवरीथिंग विल बी इन एज, इवन नॉइज विल बिकम एन एज, राइट. सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम है. ये थ्रेशोल्ड कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा? Sorry? Yeah, but the values in the image gave you the gradient magnitudes. That's what you have right now. आप ये तो नहीं कह रही कि इमेज को देख के हम कुछ कर लें, क्योंकि हम देख तो नहीं सकते, ये तो मशीन ने हम खुद करना है, राइट. वी कांट. तो so that's a huge problem, how to compute a good optimal threshold. एक तरीका ही है, percentiles. How many of you know what percentiles are? Percentiles. So percentile एक statistic होता है. आपके पास एक list of numbers है, ठीक है. आपके पास एक list of numbers है और let's say उस list of numbers में 70% जो वैल्यूज हैं वो 48 से बड़ी है, छोटी, बड़ी नहीं, छोटी. सो आई हैव अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. इन दैट लिस्ट 70% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन 48 एंड 30% ऑफ द वैल्यूज आर मोर देन 48. इस केस में आप 48 जो वैल्यू थी ना आपके पास, आप कहेंगे कि मेरी लिस्ट का जो 70th परसेंटाइल है वो 48. देन आई गिव यू अनदर लिस्ट. उस लिस्ट में उस लिस्ट में 35 से नीचे 70% वैल्यूज. फॉर दैट लिस्ट द 70th परसेंटाइल वुड बी 35. ये जो मैंने दो लिस्ट्स आपको दी, रिप्लेस दीज लिस्ट्स, टू लिस्ट्स बाय टू इमेजेस एंड ईच इमेज हैज ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स इन इट. ठीक है. और मैं आपसे पूछता हूं कि पहली इमेज में वो कौन सी वैल्यू है जिससे 70% पिक्सल्स का ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड उससे कम है. कोई होता होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा कि 70% पिक्सल्स का ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड उससे कम है 30% का ज़्यादा. अगर मैं उस पर थ्रेशोल्ड कर दूं तो हाउ मेनी पिक्सल, हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ पिक्सल्स विल बी एज पिक्सल्स? 30%. अगर मैं 70th परसेंटाइल पे उससे कहूँगी ये थ्रेशोल्ड, तो फिर उससे ज़्यादा कितने होंगे? 30%. उन्हें मैं एजेस कहूँगा. लेट्स गो टू द सेकंड इमेज. सेकंड इमेज में मैं कहता हूँ आई कि 70th परसेंटाइल, यानी मैं वैल्यू नहीं बताता थ्रेशोल्ड, मैं थ्रेशोल्ड का परसेंटाइल बताता कि
इस नई इमेज में थ्रेशोल्ड उसको रखो कि 70% जिससे नीचे। इवन इन दिस इमेज एज पिक्सल्स कितने परसेंट होंगे? 30% वंस इन। सो रिगार्डलेस कि पहली इमेज में ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड बहुत बड़े थे, बहुत छोटे थे, आई डोंट केयर। सेकेंड इमेज में ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड बहुत बड़े थे, बहुत छोटे थे, आई डोंट केयर। दोनों में मेरा जो एज का क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि इन बोथ केसेस आई बी गारंटीड दैट आई विल मार्क 30% ऑफ द पिक्सल्स एज एज पिक्सल्स, गारंटीड। उसमें 30% मार्क नहीं करेंगे। मैंने पहले कह दिया कि मेरी इमेज में 30% एजेस होती हैं और एजेस हो ही नहीं सकती। लेकिन वो रिगार्डलेस के वो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड बहुत छोटे थे किसी एक इमेज में या किसी और इमेज में ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड बहुत बड़े थे। वो जो मेरी प्रॉब्लम थी ना कि मैं थ्रेशोल्ड क्या रखूँ, छोटा रखूँ, बड़ा रखूँ, मैं उससे थोड़ा सा बच गया। मैं कहता हूँ कि जैसे भी हैं आई एम नाउ गारंटीड that I will get 30% एज पिक्सल्स। आपका एतराज़ सही है कि एक इमेज में अगर 30% से ज़्यादा हुए एज पिक्सल्स तो तब क्या करेंगे? तो आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली परसेंटाइल से मैंने सिर्फ इतना अचीव किया है कि आई एम गारंटीड कि 30% या जितने परसेंट भी हैं उतने कम अज़ कम एजेस मुझे मिले। वो थ्रेशोल्ड अब बजाय एब्सोल्यूट percentiles का threshold, percentiles को बताते हैं। So percentile is still better than choosing an absolute threshold. Okay, ये तो हो गया नाइव एज डिटेक्टर। जो सबसे पॉपुलर एज डिटेक्टर है उसे कहते हैं कैनी एज डिटेक्टर। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप वो ये जो हम कर चुके हैं, आप इमेज को स्मूथ करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स को पुट करते हैं और ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड ले आते हैं, एंगल्स ले आते हैं, सब कुछ। सेकंड स्टेप इज समथिंग कॉल्ड नॉन मैक्सिमा सप्रेशन। थर्ड स्टेप इज समथिंग कॉल्ड हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्ड। पहला स्टेप तो आप लोगों को पता है, देयर इज नथिंग टू डिस्कस इन द फर्स्ट स्टेप, वी हैव जस्ट कवर्ड द फर्स्ट। Let's go to the second step। यानी अब मैं अस्यूम ये कर रहा हूं कि मेरे पास आफ्टर द फर्स्ट स्टेप हर पिक्सल पे ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड अब आ गया मेरे पास, और हर पिक्सल पे मेरे पास ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी आ गई है। आर्क टैन फंक्शन हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट? और हमने लास्ट टाइम देखा था कि थीटा किस तरह कंप्यूट किया जा सकता है ए टैन के, और आर्क टैन 2 भी देखा था हमने, उनमें फ़र्क भी डिस्कस किया था। तो मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ आफ्टर फर्स्ट स्टेप मेरे पास ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स भी हैं हर पिक्सल पे, और हर पिक्सल पे ग्रेडियंट की डायरेक्शन यानी थीटा, ये 2 चीज़ें मौजूद हैं। इन 2 चीज़ों का मतलब है मेरे पास ग्रेडियंट वेक्टर मौजूद है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। तो आई हैव ग्रेडियंट वेक्टर्स आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। Now let's go to the second step, non-maximum suppression. Before studying non-maximum suppression, let's see what happens in images. मेरे पास ये ओरिजिनल इमेज है और मैं इस इमेज का ये वाला पार्ट जो ब्लू, स्मॉल ब्लू स्क्वायर है यहाँ पे, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा। ये वही ब्लू पार्ट है इस इमेज का, छोटा सा पार्ट यहाँ पे जूम किया, और कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट जो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की इमेज है वो मैंने यहाँ पे एंड पे दिखाई। अभी तक आप मेरे साथ हैं कि हमने किया क्या? ओरिजिनल इमेज, सेकंड वाला भी ओरिजिनल इमेज ही है, जूम करके,
थर्ड में मैंने इस रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज है ना वो दिखाई। सही? कंफ्यूज तो नहीं आप? ओके, नाउ नोटिस वन थिंग, एज कहां पे थी ओरिजिनल इमेज में? एज यहां पे नहीं थी, तो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड तो सिर्फ यहां पे हाई नहीं होना चाहिए था, सिर्फ यहां पे। लेकिन ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड यहां पे भी हाई है, इर्द गिर्द भी थोड़ा सा। बिकॉज ऑफ कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन फिल्टर जब एज के पास आता है, अभी पूरा एज के ऊपर नहीं आया वो, पर उसने थोड़ा सा एज को ओवरलैप किया, will the derivative वाला convolution filter will it start giving some response? अभी एज उसके बिल्कुल सेंटर में नहीं आया, लेकिन एज उसको नजर आना शुरू होगी थोड़ी सी, या पार्ट ऑफ द फिल्टर is on the edge, it will give some response. Then you slide it and the filter captures more of the edge, it will give a higher response, even higher, बिल्कुल एज के ऊपर अब आ गया, highest response, and then it starts leaving the edge. तब भी थोड़ा सा ओवरलैप तो है उसके एज के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिस्पॉन्स कम होता जाएगा। Agreed? इनफैक्ट आप लोगों को मैंने जब लास्ट टाइम स्लाइड्स दी थी तो उसमें एक इंटरैक्टिव स्लाइड थी। डिड एनीवन ट्राई दैट इंटरैक्टिव स्लाइड, जिसको आप प्ले कर सकते थे? आपने की? चली वो? डिड यू नोटिस कि आपका जो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट है वो आहिस्ता से इंक्रीज होता था फिर डिक्रीज होता था? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि जब ये एज को कॉन्वोल्यूशन फिल्टर इंटरैक्ट करता है उससे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर का जो रिजल्ट है या रेट ऑफ चेंज वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है और फिर कम होता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। फिर आपने स्मूथिंग भी की होती है, स्मूथिंग से भी कुछ एज थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। ये तो खैर ओरिजिनल इमेज है, लेकिन स्मूथिंग ने भी तो थोड़ा सा एज को मोटा किया होगा। प्लस कन्वोल्यूशन का जो ऑपरेशन है उसने भी रिस्पॉन्स पहले देना शुरू कर दिया होगा, बाद में भी देता रहा होगा। सो पॉइंट इज कि यहाँ भी अगर आप पिक्सल्स को देखें ना गौर से, तो ये जहाँ पे मेरा इस वक्त पॉइंटर है, ये वाले पिक्सल्स पे ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड हाईएस्ट है, दे आर द वाइटेस्ट पिक्सल्स, हाईएस्ट है ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड। लेकिन इनके बिल्कुल इमीडिएटली जो डायगोनल्स आप देखें साइड पे, ये थोड़े से ग्रेइश है, और दूसरी साइड पे भी उतने ही ग्रेइश है। अच्छा, अगर आप दो छोड़ के देखें तो ये डार्क ग्रे हो गए, और इसी तरह दूसरी साइड पे और भी डार्क ग्रे हो गए। तो इन प्रैक्टिस जब आप डेरिवेटिव फिल्टरिंग करते हैं तो आपको सिर्फ एज पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपको एज के इर्द गिर्द भी रिस्पॉन्स मिलता है, और एज के ऊपर सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होता है, और एज के अक्रॉस, नॉट एज के अलोंग, एज के अक्रॉस यू सी के वो रिस्पॉन्स कम हो रहा है दोनों तरफ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वी विल एक्सप्लॉइट दिस टू रिकवर द बेस्ट एज। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 1 पिक्सल थिक एज चाहिए, मुझे तो फैसला चाहिए कि कब एज आई थी 1 पिक्सल। आई डोंट नीड ये कितने 1 2 3 4, दिस इज लाइक अ 4-5 पिक्सल थिक एज। मुझे 1 पिक्सल थिक एज चाहिए, कैसे करेंगे? ये मैक्सिमम वाले ले लेंगे ना, वाइटेस्ट वंस, बाकियों को आप सप्रेस कर देंगे, दीज आर नॉट एजेस। कैसे पता लगेगा? थ्रेशोल्ड। अच्छा, थ्रेशोल्ड में इमेजिन कि ये जो वाइटेस्ट पिक्सल्स थे, इनमें यहाँ पे कोई एक पिक्सल ऐसा था जो उस थ्रेशोल्ड से नीचे था। अगर मैं अक्रॉस द एज देखता तो वो सबसे ब्राइट है, लेकिन जो भी आपने थ्रेशोल्ड यूज किया था उससे नीचे, तो ये भी गया, ये भी चला जाएगा।
बेहतर एल्गोरिदम कोई परसेंटाइल भी वो परसेंटेज कुछ आ जाएंगे कुछ चले जाएंगे. आई वॉन्ट टू इट. कौन से नेबर? कौन से, ऊपर वाला और नीचे वाला? एक ये वाला ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, या फिर राइट वाला और लेफ्ट वाला और राइट वाला? कौन से नेबर्स? सारे एडजेसेंट, सारे देख लूं. मीडियन करके क्या करेंगे? मीडियन वैल्यू सेव हो जाएगी. तो जो असली ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड था वो अब चला गया है, मीडियन आ गया. मैक्सिमम, ओके मैक्सिमम देख लेते हैं. सो यहाँ पे मैं ओके रेड वाले की ये प्लस साइन वाली बात करते हैं. इसके अगर मैं सारों को देखूं तो मुमकिन है कि ये जो एक्चुअल एज वाली डायरेक्शन में तो कोई साथ वाले थे वो इससे बड़े होते हैं. यस, इसलिए मैंने ये ग्रीन एरो डाला, जिसको जो हमने थीटा कंप्यूट किया हुआ है ना डेरिवेटिव्स के बाद, जो मैं ग्रेडियंट डायरेक्शन जिसे कहता हूँ. ग्रेडियंट ऑलवेज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज. ठीक है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज अलोंग द एज नहीं हो रहा होता, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज अक्रॉस द एज हो रहा होता. विच मीन्स कि जो भी थीटा आप कंप्यूट कर चुके हैं वो ये एरो वाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट उससे हो रही है. ठीक है, और आपने अक्रॉस द एज देखना. अगर आप अक्रॉस द एज अपने नेबर्स को देख लें, सिर्फ दो नेबर्स देखने में, सिर्फ दो. कौन से दो? ये जो अक्रॉस द एज वाली डायरेक्शन यानी जो थीटा वाली डायरेक्शन. अगर इनमें से कोई एक पिक्सल भी मेरे से ज्यादा ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड हो, व्हाट शुड आई डू? What should I do to my gradient magnitude? तो मैं सवाल फिर से पूछता हूँ कि मैं किसी पिक्सल में बैठा हूँ, मैंने ग्रेडियंट वाली डायरेक्शन में दोनों तरफ यानी ये ग्रीन डायरेक्शन अपने दोनों नेबर्स को देखा और उनमें से किसी एक का जो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड था वो मेरे से बड़ा था. मेरा सवाल है, एम आई मोर डिजर्विंग ऑफ बीइंग एन एज और इज दैट नेबर मोर डिजर्विंग? If that neighbor is more deserving of being an edge pixel, then I will stand down. मैं इलेक्शन से दस्तबरदार, मैं अपनी ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड को जीरो कर दूंगा ताकि मैं कोई थ्रेशोल्ड पास ही ना कर सकूं. सही? What will happen is eventually ये जो एज के अलोंग वाइट पिक्सल्स थे जो आप कहते थे कि ये एज होने चाहिए, ये हमेशा अपने नेबर्स को देखेंगे ग्रेडियंट डायरेक्शन में और ये जीत जाएंगे, वो वाले हार जाएंगे. हर पिक्सल अपना फैसला कर रहा है, कोई भी पिक्सल दूसरे को नहीं जीरो करता, अपने आप को भी जीरो करता है. सो दिस एल्गोरिथम दैट आई डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड नॉन मैक्सिमम सप्रेशन. ठीक है, कि एंड द नेम सेज इट ऑल. इफ आई एम नॉट अ मैक्सिमम in that neighborhood, जो दो मैंने देखने थे ग्रेडियंट डायरेक्शन, if I am not a maximum, I will suppress myself. दूसरों को कभी नहीं छेड़ेगा ये एल्गोरिथम. हर पिक्सल अपना फैसला करेगा अपने आप को जीरो करना. अगर ये नहीं तो सारे अपने आप को जीरो कर लेंगे, लेकिन वो वाला जिसको अपने नेबर्स अपने से छोटे मिले वो अपने आप को जीरो नहीं करेगा, वो रह जाएगा, बाकी जीरो. सही? अच्छा, ये मैंने लफ्जों में समझा. व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज अ नाइटमेयर. ठीक है, इफ यू आर नॉट केयरफुल, दिस इज अ नाइटमेयर. सो लेट्स सी, लेट्स बी केयरफुल नाउ. मैंने यहां पे एक 3 by 3 का नेबरहुड उठाया.
ये आपको ये ग्रे जो पीछे ग्रिड सी बनी हुई है, ये 3x3 का नहीं, ये पिक्सल्स है. दिस इज माई सेंट्रल पिक्सल एंड दीज आर द 8 नेबर्स. सही. मैं इस सेंट्रल पिक्सल की बात कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं इस सेंट्रल पिक्सल पे थीटा की कोई वैल्यू होगी. इस सेंट्रल पिक्सल पे थीटा की कोई वैल्यू होगी. हर पिक्सल पे थीटा की कोई वैल्यू है कि इस पिक्सल पे ग्रेडियंट वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, कोई ना कोई थीटा होगा. लेट्स अस्यूम कि जो थीटा मेरे पास आया है वो a tan 2 फंक्शन से आया. a tan भी यूज कर सकते थे हम, तो मैं यहाँ शुरू करूँगा a tan 2 से थीटा. और उसमें क्या होता था, dy और dx पास करते थे, दो चीज़. और जस्ट फॉर रेफरेंस मैं x डायरेक्शन इसको कह रहा हूँ और y डायरेक्शन इसको कह रहा हूँ. यानी मैं इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहा हूँ, मैथ वाला नहीं, इमेज वाला. जो कि अगर हम अपना सर टिल्ट करें राइट को तो ये मैथ वाले बन गए, उसका एक्स उसी का वाला. ठीक है. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बातें की. तो मैं इमेज एक्सेस पे चला. ओके, दिस मीन्स कि मेरे पास इस सेंट्रल पिक्सल पे कोई थीटा है और वो a tan 2 से आया. a tan 2 क्या रिटर्न करता है, a tan 2 माइनस पाई से पाई, ये आंसर रिटर्न करता है. विच मीन्स अगर मैं इमेज एक्सिस में ही देखूं, इसको मैं y कह रहा हूं, इसको मैं x कह रहा हूं. इमेज एक्सिस ऐसा होता है, x नीचे y. तो ये मेरा x एक्सिस है. पॉजिटिव x एक्सिस से मेरे एंगल्स मेजर होते हैं, थीटा जो है काउंटर क्लॉकवाइज. अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पाई. ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा. सेकंड कौन सा होगा, कैसे होता है ये सेकंड, इसी को कहते हैं. हाँ मेरे ख्याल में. और अगर थर्ड या फोर्थ में है तो फिर वो नेगेटिव देता है, a tan 2 ये वाले एंगल देगा. या आप स्लाइड को देख लीजिएगा. स्लाइड में अनफॉर्चुनेटली मैंने स्टैंडर्ड जो एक्सेस होते हैं ना जो मैथ्स में, वो उनके हिसाब से रखा हुआ. यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इमेज कोऑर्डिनेट, इमेज एक्सेस के साथ. सो दिस विल बी माइनस पाई बाई 8, सॉरी माइनस पाई. दिस हियर इज 0 अगेन, 0 से माइनस पाई और इधर 0 से पाई. ग्रेट. यहाँ पे मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अगर इस सेंट्रल पिक्सल पे थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 8 यानी इस तरफ को थी, यहाँ पे कहीं, यहाँ से लेकर इधर भी पाई बाई 8, अगर इस रीजन के बीच में थी थीटा की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो जो नेबरिंग पिक्सल्स नहीं हमने देखने थे, पिछली साइड में हम कह रहे थे ये ग्रीन एरो की डायरेक्शन में नेबरिंग पिक्सल्स, थीटा इज ए कंटिन्यूअस वैल्यू और मैं थीटा को क्वांटाइज कर रहा हूँ, मैं थीटा को डिस्क्रीट चीज़ों में कन्वर्ट कर रहा हूँ.
कि थीटा अगर इस रेंज में है -π/8 से π/8 वाली रेंज में है, तो आई वुड से कि मेरा जो नीचे वाला पिक्सल है वो ये वाला पिक्सल, और मेरे जो ऊपर वाला पिक्सल है वो ये वाला पिक्सल। सी पिक्सल्स मेरे पास कितने हैं जिनको मैं देख सकता हूँ? सेंट्रल तो मैं खुद हूँ। पिक्सल्स मेरे पास 8 है। थीटा तो कंटिन्यूस है। थीटा की जो वैल्यूज हैं वो तो इन्फिनिट हो सकती है, राइट? थीटा जो कंटिन्यूस नंबर वो तो इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती है। मेरे पास इमेज में जब मैं आता हूँ तो मेरे पास जो डायरेक्शंस हैं वो तो मैं या ऊपर वाले पिक्सल्स देख सकता हूँ, ऊपर नीचे वाले, या पॉजिटिव डायगोनल देख सकता हूँ, या नेगेटिव डायगोनल देख सकता हूँ, या हॉरिजॉन्टल देख सकता हूँ। अग्रीड? आई कैन ओनली लुक 4 वेज। ये डिस्क्रिटाइजेशन अब जरूरी है। मैंने थीटा की कंटिन्यूस वैल्यूज डिस्क्रिटाइज करना है इनटू 4 ओरिएंटेशंस, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। कि मैं अगर -π/8 से π/8 है, या थीटा अगर 7π/8 से -7π/8, यानी अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, अगर आपके थीटा जो है वो इस जगह पे या इस जगह पे लाई करता था, अगर आपका थीटा ये जो शेडेड ब्लू शेडेड एंगल्स वाली जो रेंज है इसमें अगर लाई करता था, आई विल टेक दैट टू मीन कि फिर मेरे जो नेबलिंग पिक्सल्स हैं वो ऊपर वाला और नीचे। सो दैट्स माय फर्स्ट ओरिएंटेशन, वर्टिकल। सिमिलरली अगर थीटा π/8 से बड़ा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, आई एम इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और समवेयर, या सेकेंड में अभी नहीं आया, अभी फर्स्ट में हूँ, फर्स्ट के मिड में अभी पहुँचा, आहिस्ता आहिस्ता। यू गेट द आइडिया कि हम आहिस्ता आहिस्ता क्वाड्रेंट्स में आगे जाते हैं। सो अगर मैं π/8 से 3π/8 में हूँ, या दूसरी तरफ -7π/8 से -5/8, अगर इसके बीच में नेगेटिव साइड, तो देन इट मीन्स कि मैंने वो डायगोनल पिक्सल्स को देखा। सो दैट्स माय सेकंड ओरिएंटेशन। मैं इसको लिख देता हूँ। This I will call my first orientation. This I will call my second orientation. Quantized, discretized थीटा की कंटिन्यूस वैल्यूज को मैंने 2 डिस्क्रीट डायरेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। दिस आई विल कॉल माय थर्ड ओरिएंटेशन, दिस आई विल कॉल माय फोर्थ ओरिएंटेशन। वंस आई हैव डिस्क्रिटाइज्ड थीटा इन दिस वे, तो मेरे पास थीटा हट जाएगा और मेरे पास ये 1 2 3 4 रह जाएगा। हर पिक्सल पे आई विल हैव आइदर 1 2 3 और 4, और उससे मुझे पता क्या चलेगा, अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं, ये जो ये ग्रेडियंट वाली डायरेक्शन थी ना, ये ग्रीन वाली, वो जो 1 2 3 4 है, वो मुझे यही तो बता रहा है। अगर 1 है इट मीन्स कि आपने जो नेबर्स, आपका ग्रेडियंट इस तरह का, अगर 2 है इसका मतलब आपका ग्रेडियंट वेक्टर इस तरफ, 3 है आपका ग्रेडियंट वेक्टर इस तरफ। अगर यस, लेकिन आप नोट करेंगे, ओके, आप ये नोट करें कि ये है बड़ी इमेज, लेकिन जब हम ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हम 3x3 की विंडो में कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर प्रोसेसिंग, द कंप्यूटर नेवर रियली सीज द होल इमेज। द कंप्यूटर सीज द इमेज, ये ऐसे है कि जैसे एक अंधा आदमी है और उसने हाथी को हाथ लगाया, 5 अंधे थे, या 3 कर लें, 3 अंधे थे, एक ने हाथी की दुम को हाथ लगाया और उसने कहा कि यार हाथी तो पतला सा होता है। एक ने उसकी टांग को हाथ लगाया, उसने कहा हाथी बड़ा दरख्त की तरह होता है। एक ने उसकी सूंड को हाथ लगाया, वो हाथी है वो
गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा अजीब हिलता है इस तरह का। तो जिसने जितना देखा होता है उतनी वो एक्सप्लेनेशन अपनी बना लेता है। यही इधर कंप्यूटर विजन भी यही है। In a 3 by 3 window, there is nothing. There are just 9 pixel values. और उन 9 पिक्सल वैल्यूज़ को हमने अगर वो डायरेक्शन अगर देखा तो हमने हर एक की डायरेक्शंस पर बता दी हैं कि ये इस जगह पे इस पिक्सल पे जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो या इधर या इधर या 4 डायरेक्शंस हैं उधर देख रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लॉइट दिस। Let's exploit this to make our edges 1 pixel thick. यहाँ पे हम जो मेरा सेंट्रल पिक्सल है ग्रेइश सा, ये मैं कोई पिछली बात वैसे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे क्वांटाइज्ड ग्रेडियंट 1 है, क्वांटाइज्ड ग्रेडियंट डायरेक्शन अगर 1 आ गई, इट मीन्स कि इसके जो नेबर्स हैं वो रेड वाले। अगर यहाँ पे क्वांटाइज्ड ग्रेडियंट डायरेक्शन 2 आ गई है, इट मीन्स द नेबर्स आर द ग्रीन वंस एंड सो ऑन। अब नॉन मैक्सिमम सप्रेशन पे जाते हैं बिकॉज नाउ वी हैव ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स। नाउ आई गो टू सम पिक्सल, लेट्स से वो ये सेंट्रल ग्रेइश पिक्सल था, उस पिक्सल पे मैं जाके देखता हूँ कि इस पिक्सल पे क्वांटाइज्ड ग्रेडियंट डायरेक्शन कौन सी थी। सारी तो नहीं हो सकती, या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, राइट। ओके, मैं इस पिक्सल पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि जो क्वांटाइज्ड ग्रेडियंट डायरेक्शन थी वो 4 थी। रिमेंबर ये डायगोनल वाली जो है ना ये 4 है, तो वहाँ पे क्वांटाइज्ड ग्रेडियंट डायरेक्शन 4 थी। दिस टेल्स मी कि इसका मतलब है कि इस पिक्सल पे एज के अलोंग वाली कौन सी डायरेक्शन, अलोंग दी एज, ये वाली, ठीक है। अगर ग्रेडियंट की क्वांटाइज्ड डायरेक्शन 4 है, इट मीन्स कि एज यहाँ पे इस तरह गुजर रही थी और एज के अक्रॉस डायरेक्शन है वो ये वाली है, विच मीन्स कि ये वो 2 पिक्सल्स हैं जिनको मैं कंपेयर करूंगा फॉर नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। If either of these pixels has a gradient magnitude that is larger than my gradient magnitude, I will suppress this. Otherwise, I will stay the same. Okay. So इसको आप करके देखें। एक पॉइंट मैं बता दूं कि जब आप नॉन मैक्सिमम सप्रेशन करेंगे तो आप असल में प्रैक्टिकली आपके पास एक ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की अगर इमेज है जिसमें ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स पड़े हैं, आप नॉन मैक्सिमम सप्रेशन के रिजल्ट की एक और इमेज बनाएंगे और जब भी यहाँ किसी भी पिक्सल की बात हो रही होगी और जब ये पिक्सल कहेगा मैंने अपने आप को सप्रेस कर लेना, आप इस इमेज को नहीं छेड़ेंगे। ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज इज आउट ऑफ बाउंड, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अगर ये पिक्सल कहता है मैंने अपने आप को 0 कर देना, तो आप ये नॉन मैक्सिमम सप्रेशन की नई इमेज बनी होगी उसमें जाके इसको 0 कर देंगे। या ये कहता है नहीं मैंने 0 नहीं रहना, मैंने जो भी मैं था वही रहूँगा, तो ठीक है वो यहाँ पे आएगी वैल्यू। मैग्नीट्यूड की इमेज को आपने नहीं चेंज करना, क्योंकि ये वाले मैग्नीट्यूड्स तो बाकियों ने भी अपने फैसले करने थे। अगर मैं एक पिक्सल के वहाँ पे 0 करता जाऊँ तो बाकी पिक्सल्स के फैसले खराब कर जाएंगे, ठीक है। यू नेवर टच द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज आफ्टर कंप्यूटिंग, यू नेवर एडिट इट। ओके, सो आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आप इसको ड्राई रन करें तो और हो जाएगा। प्लस आपकी असाइनमेंट आनी है तो ये तो आपको समझ आना पड़ेगा। नॉन मैक्सिमम सप्रेशन से होता क्या है, आपके पास ये इमेज थी ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की इमेज है और इसमें आप देखें कि एजेस थोड़ी सी मोटी हैं। अगर मैं जूम करूँ तो और भी यू सी द एजेस आर वाइड, और ये नॉन मैक्सिमम सप्रेशन का रिजल्ट।
कि जहाँ पे द एजेस आर ओनली 1 पिक्सल थिक, लेकिन ये 0 1 इमेज अभी भी नहीं है। इसमें जो वैल्यूज पड़ी हैं वो अभी भी ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की वैल्यूज ही पड़ी। बस व्हाट वी डन इज के कुछ पिक्सल्स के ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड को 0 कर दिया और कुछ के ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड को रहने दिया। तो लेट्स सी, लेकिन पॉइंट इसके थ्रेशोल्ड अभी भी चाहिए हो। ये 0 1 अभी मैं एजेस पे नहीं पहुंचा, आई एम स्टिल ऑन ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, बट एवरीथिंग इज नाउ 1 पिक्सल थिक। सो कैनी एज डिटेक्टर इंश्योर्स कि आपकी एजेस 1 पिक्सल नॉन मैक्सिमम सप्रेशन की वजह से। ठीक है, लास्ट स्टेप हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग। ये जो मैंने कहा था ना कि हाउ टू डिसाइड कि ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, ये उसका भी अल्टीमेट फैसला नहीं करता, और उसका एक वर्क अराउंड है ये हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्ड। द आइडिया इज दिस कि अगर हम पिछली इमेज देखें, पिछली स्लाइड, तो यू कैन सी के सम पिक्सल्स आर ब्राइटर एंड सम आर लाइटर एंड डार्कर, सम आर डार्कर, सम आर लाइटर, राइट? वो तो कुछ ब्रोकन होंगी भी, कुछ एजेस ब्रोकन होंगी, कुछ एजेस ब्रोकन इसलिए लग रही हैं कि इमेज को छोटा करके दिखाया हुआ है पीडीएफ में, और इसलिए भी लग रहा है। लेकिन डू यू एग्री कि सम ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स आर हाई व्हिच मींस ब्राइटर पिक्सेल्स एंड सम ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स आर स्मॉल बिकॉज दे आर लाइटर कलर, डार्कर कलर। इसका मतलब है जब हम एक थ्रेशोल्ड यूज करेंगे तो कुछ आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे। सही? सोल्यूशन ये, अगर आपके पास एक पिक्सल है जो बहुत हाई ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड है, दिस पिक्सल डिजर्व्स टू बी कॉल्ड एन एज, राइट? विल कॉल सच पिक्सल्स स्ट्रॉन्ग एज पिक्सल्स। जो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर है उनको मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग एज पिक्सल्स, और मैं एक लोअर थ्रेशोल्ड भी रखूँगा। मैं अब 2 थ्रेशोल्ड। सो हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग का एक और नाम है डबल थ्रेशोल्डिंग। तो हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग जस्ट मींस डबल थ्रेशोल्डिंग, 2 थ्रेशोल्ड्स। एक हायर थ्रेशोल्ड है, उससे भी ऊपर है ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, यूर स्ट्रॉन्ग एज। देन देयर इज अ लो थ्रेशोल्ड। अगर आप उससे ऊपर हैं, यू कैन बी, यू माइट बी अ स्ट्रॉन्ग एज, बट यू आर डेफिनेटली अ वीक एज। ठीक है, लो थ्रेशोल्ड से भी अगर आप ऊपर है। आइडिया ये है, अगर एक पिक्सल किसी ऐसे पिक्सल से एडजेसेंट जो खुद स्ट्रॉन्ग एज है, एक पिक्सल है वो स्ट्रॉन्ग एज है और उसके इर्द गिर्द कोई पिक्सल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वीक है, आई विल मार्क दैट एज एन एज। यू गेट इट? I have a pixel that passes the high threshold, strong edge, definite edge. I look at its neighbors. उसके neighbors में एक पिक्सल ऐसा है जो हाई थ्रेशोल्ड तो क्रॉस नहीं किया, वो स्ट्रॉन्ग एज नहीं था, लेकिन वो वीक एज था, लो थ्रेशोल्ड से ऊपर था। आई मार्क दैट एज एन एज। लेकिन एक पिक्सल दूर पड़ा है, वो स्ट्रॉन्ग, उसका भी वही मैग्नीट्यूड था, यानी स्ट्रॉन्ग स्मॉल थ्रेशोल्ड से बड़ा था, स्मॉल थ्रेशोल्ड से बड़ा था, वीक एज था, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई स्ट्रॉन्ग एज नहीं थी। इट कुड बी नॉइज, उसको मैं एज नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट बुलेट में ये लिखा हुआ है, इफ अ वीक एज लाइज एडजेसेंट टू अ स्ट्रॉन्ग एज, मार्क इट एज एन एज। ठीक है, सो आई विल यूज पिक्सल्स अबव एंड अपर थ्रेशोल्ड एज स्ट्रॉन्ग एजेस, एज सीड पॉइंट्स, कि ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है। वी नीड 2 थ्रेशोल्ड, वी नीड 2 थ्रेशोल्ड, इसीलिए इसको डबल थ्रेशोल्डिंग कहते हैं, थ्रेशोल्ड। तो एक थ्रेशोल्ड हाई है, इससे ऊपर देख लूंगा जितने भी पिक्सल्स आ गए, फिर जो भी ये सीड पॉइंट्स थे
यानी जो हाई थ्रेशोल्ड वाले थे, स्ट्रॉन्ग एजेस, उनके मैं नेबर्स को देखूंगा और रिकर्सिवली जिसको भी मैं एज कह देता हूँ ना एक दफ़ा, मैं रिकर्सिवली उसके नेबर्स को देखता हूँ। उनमें कोई वीक है उसको एज कहता हूँ, उसके नेबर्स को देखता हूँ, उनमें कोई वीक है उसको एज कहता हूँ, उसके नेबर्स, मैं रिकर्सिवली आई कीप गोइंग। एज सून एज आई मार्क समथिंग एज एन एज, आई स्टार्ट लुकिंग एट इट्स नेबर्स। उसमें किसी को एज अगर कह दिया मैंने, आई विल लुक एट इट्स नेबर्स। ठीक है, तो कई दफ़ा ये होगा कि मैं यहाँ से शुरू होऊंगा, मैं रिकर्जन में चलता जाऊँगा, इट माइट टेक, पर मैं चलता जाऊँगा आगे और फिर वापस आऊँगा। यानी जब मुझे किसी के नेबर्स में कोई भी वीक एज नहीं मिलती, लोगों को अच्छे इधर से और कोई एज नहीं मिली, वापस आऊँ, रिकर्जन में वापस आता हूँ, उसके अगले नेबर को देखता हूँ, फिर वहाँ से रिकर्जन आगे जा सकती है। जब वहाँ से वापस आऊँगा फिर अगले नेबर को देखूँगा। तो मैं रिकर्सिवली नेबर्स को देखता जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे कोई वीक एज है, आई मार्क इट एज एज। सो दैट्स द एल्गोरिथम। यू स्कैन द इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। ये लूप तो अब आपकी जान नहीं छोड़ेगा वीडियो डिवीजन में, ये जो पहला लूप लिखा है इसको मैं इमेज लूप कहता हूँ। स्कैन द इमेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, यानी अपने हर पिक्सल पे जाने हैं। अगर ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड एट पिक्सल एक्स वाई इज अबव हाई थ्रेशोल्ड, तो मार्क इट एज एन एज। अब चूंकि ये एज मार्क हो गया, नाउ लुक एट ईच अनविजिटेड नेबर। ये बात मैंने पहले नहीं कही। इफ आई ऑलरेडी विजिटेड सम पिक्सल, उसका तो फैसला कर चुका हूं मैं पहले, आई डोंट नीड टू विजिट इट अगेन। क्योंकि रिकर्जन में तो मैं जब इसके नेबर पे आया, उसको देखा, उसके नेबर में फिर गई था, उसके नेबर में फिर गई, तो ये तो इधर ही फंसी रहेगी। इफ आई विजिटेड अ पिक्सल एंड डिसाइडेड कि ये एज है या नहीं है, खत्म बात, अब मैं आइंदा विजिट नहीं करूँगा। सो आई मार्क समथिंग एज एन एज, देन लुक एट हाउ मेनी अनविजिटेड नेबर्स इट हैज, उसके पहले अनविजिटेड नेबर पे जाऊँगा। इफ दैट अनविजिटेड नेबर इज हायर देन द TLOW threshold, weak edge, I will mark that as an edge and then keep going. What do you mean x plus 3? Oh, so yes, आपको अपना नेबरहुड डिफाइन करना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड, एक चीज़ होती है फोर नेबरहुड। फोर नेबरहुड मीन्स टॉप डाउन लेफ्ट राइट, दैट्स फोर नेबरहुड। ये फोर नेबरहुड है, सिर्फ वो प्लस साइन है, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। देन देयर इज 8 नेबरहुड जिसमें डायगोनल्स भी, बिल्कुल। और यहाँ जो हम सारे देख रहे थे, ये 8 नेबरहुड देख रहे हैं, जो 3x3 है, ये 8 नेबरहुड देख रहे हैं। देन यू कुड हैव आई थिंक 16 नेबरहुड, आई थिंक 16, वो अगले लेवल भी आएगा, ये इनके भी एक और नेबर 5x5 होगा। तो नेबरहुड की कई डेफिनेशन हो सकते हैं। जनरली ये 8 नेबरहुड भी आएगा, कभी कभी 4 नेबरहुड भी चलता है, जनरली 8 नेबरहुड। ओके, अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब सिर्फ एग्जाम्पल्स, हाँ, जस्ट रिजल्ट्स। सो आपके पास स्कैनिंग एज डिटेक्शन की पाइपलाइन हम देख लेते हैं। हम 3 किस्म की इमेजेस हैं। ये मैंने खुद जान के बनाई ऐसी इमेज के, एक इट्स जस्ट वन ब्लैक लाइन सिंगल पिक्सल थिक। रिमेंबर दिस इज सिंगल पिक्सल थिक, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लस साइन, डायगोनल एक तरफ, डायगोनल दूसरी तरफ। और यहाँ पे दिस इज एन इंटरेस्टिंग इमेज, वाइट से ब्लैक, फिर ब्लैक से वाइट। आर दीज द सेम एजेस? आप तो कहेंगे ये एज ही है ना, ये भी एज है और ये भी एज है, क्या फ़र्क है? पोलैरिटी में फ़र्क है। ये ऐसे है कि आप पहले वाइट, अगर मैं कहूँ कि हाई कलर है, तो पहले आप नीचे गए और फिर नीचे से फिर आप ऊपर आए, तो इनमें पोलैरिटी फ़र्क है, ये फ़र्क एजेस है। ठीक है, एक वाइट से ब्लैक है, एक ब्लैक से, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। लेट्स सी कि इस पूरी पाइपलाइन में आर दीज थिंग्स ट्रीटेड डिफरेंटली, वाइट से ब्लैक, ब्लैक से वाइट।
फिर दूसरी इमेज आपके पास है, इसको इल्यूसरी स्क्वायर कहते हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है ना वाइट, जबकि वो नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपको नज़र आ रहा है। आपको इनफैक्ट यहाँ पे एजेस नज़र आ रही हैं वाइट जाती हुई, आपको यहाँ पे एज लाइन जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि नहीं है। You just can't unsee it. इसी तरह ये इल्यूजन है कनीसा ट्राइंगल। दिस इज इवन वर्स, इवन वर्स। ट्राइंगल चीख रहा है जबकि नहीं है वहाँ पे। लेकिन ब्लैक वाला तो है ना ट्राइंगल, ब्लैक वाला भी नहीं है, ब्लैक वाला भी नहीं है, वो भी कोई 3 लाइनें बनी हुई है इस तरह। ब्लैक ट्राइंगल कहाँ है, वो भी नहीं है। सो इट्स दीज आर वंडरफुल इल्यूजन्स। एनीवेज, तो इन पे अब देखते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी मैंने खुद बनाई है। ये मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। ये इमेजेस अगर आप डाउनलोड करें इंटरनेट से तो आपका फ़र्क रिजल्ट है। यही इमेजेस अगर आप लेट्स से रीसाइज कर दें और फिर करें, फ़र्क रिजल्ट आएगा। ये इमेजेस चूँकि मैंने खुद बनाई हैं, आई नो कि इनके अंदर ब्लैक है और वाइट है सिर्फ, इनके रिजल्ट्स बड़े क्लीन रिजल्ट्स आए। आगे जाके मैं कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि जहाँ मैंने इल्यूसरी स्क्वायर इंटरनेट से डाउनलोड किया, कनीसा ट्राइंगल इंटरनेट से डाउनलोड किया, एंड यू गेट स्ट्रेंज रिजल्ट्स, जबकि देखने में इमेजेस बिल्कुल ये। एंड विल टॉक अबाउट इट कि वो क्यों हो रहा है। ओके, कैनी एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स कंप्यूट करते हैं। तो ये मैंने ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स कंप्यूट कर दी। ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड सिंगल पिक्सल थिक थी एज, ये लाइन सिंगल पिक्सल थिक थी। ये क्या हुआ है, स्मूथिंग की वजह से भी चलो वो थोड़ी चौड़ी हो गई होगी, पहली बात। फिर हो गई चौड़ी तो फिर एक नीचे से या ऊपर से नीचे जाने वाली एज एक तरफ थी और दूसरी तरफ पे नीचे से ऊपर जाने वाली एज थी। सो इवन व्हेन यू हैव सिंगल पिक्सल थिक लाइंस, it represents 2 edges. One edge is when you go from white to black and the other is when you go from black to white. ये दो ही होनी चाहिए, ये सही की है उसने, क्योंकि इंट्यूटिव नहीं है। हम कहते हैं एज है तो सही, ये लाइन एज ही तो है, नहीं, एज उसकी एक साइड एक एज है, दूसरी साइड दूसरी एज। सो ये हमेशा यही हुआ है। इंटरसेक्शन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, डायगोनल पे भी उसने कर लिया, और ये वो ब्लैक का था, एक तरफ ग्रेड मैग्नीट्यूड दूसरी तरफ ग्रेड मैग्नीट्यूड, फाइन। इसी तरह यहाँ पे भी, और आपको लगेगा कि यही तो ग्रेड, ये तो एजेस आ गई, ये एजेस नहीं आई, ये ग्रेड मैग्नीट्यूड्स आए, ये 0-1 के फैसले नहीं हुए अभी, ठीक है। फिर मैंने क्वांटाइज किया, हर पिक्सल पे जाके मैंने 1, 2, 3 या 4 ये 4 नंबर सेव किए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो थीटा था हर पिक्सल पे वो कौन से रेंज में था। वो जो हमने पहले 1, 2, 3, 4 क्वांटाइज किए थे, ये वो 1, 2, 3, 4 है हर पिक्सल। बट दिस इज नॉट टू मीनिंगफुल। फिर मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं 1, 2, 3, 4 को लिया, 1 को मैंने मैप कर दिया रेड कलर, 2 को मैप कर दिया ग्रीन कलर पे, 3 को मैप कर दिया ब्लू कलर पे, और 4 को मैप कर दिया येलो कलर पे। ये वही है, क्वांटाइज्ड ग्रेडियंट डायरेक्शंस ही हैं, 1, 2, 3, 4 ही हैं ये, तो मैंने उनको कलर से रिप्रेजेंट करा। इट गिव्स यू मोर इनसाइट। वर्टिकल एजेस, इन पे ग्रेडियंट किस तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल, ग्रेडियंट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल के लिए हमने ब्लू नहीं किया हुआ था 3, और वर्टिकल वाली डायरेक्शन को रेड कहा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल एजेस पे आएगी, हॉरिजॉन्टल एजेस पे ग्रेडियंट वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल एजेस विल अपीयर एज रेड, और एक तरफ के जो है वो ग्रीन होंगे, दूसरी तरफ के डायगोनल येलो। सो लेट्स गो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। इन इमेजेस को आपने अपने टाइम पे गौर से देखिएगा, मैंने जान के ये डायगोनल ऐसे बनाया है कि आपको पता हो कि ग्रीन वाला कौन सा है, यानी जिसको हम 2 कह रहे हैं वो क्या है, जिसको हम 4 कह रहे हैं वो क्या चीज़, ठीक है। और ये सारा, ये सब कंसिस्टेंट है, every color here is consistent to whatever we studied in the previous slides. उसमें नॉन मैक्सिमम सेपरेशन कर दी। ये नॉन मैक्सिमम सेपरेशन मैंने इनको देख के की है,
1 2 3 4 को देख, ठीक है। ये ग्रेड मैग्नीट्यूड था। सो इसको नोट कीजिएगा कि क्या ये सिंगल पिक्सल थिक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये ग्रेड मैग्नीट्यूड है। मैं नॉन मैक्सिमम सप्रेशन पे जाने लगा, हो गया सिंगल पिक्सल, सारे सिंगल पिक्सल थिक हो गए। अब फाइनल स्टेप हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग, डबल थ्रेशोल्ड। जब मैंने हायर थ्रेशोल्ड पे सीड पिक्सल्स ढूंढे, जो बड़े थ्रेशोल्ड से भी बड़े, जो स्ट्रॉन्ग एजेस हैं, वो सारे नहीं आए, सारे नहीं आए। इस पे भी दो साइडें थी, एक साइड आई है, दूसरी साइड के नहीं आए। इस पे भी 2 साइड्स आनी चाहिए थी, एक साइड पे नहीं आई। ये जो सर्कल्स से सारे पिक्सल्स नहीं आए। अच्छा, अब मैं देखता हूँ जो लोअर थ्रेशोल्ड से ऊपर है, वो ये बहुत सारे हैं लोअर थ्रेशोल्ड। सो लोअर थ्रेशोल्ड वाले आ गए। और जब हमने हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग कर ली तो सारा रिकर्सिव रन कर दिया, तो मेरे पास ये सारी की सारी एजेस आ गई। सो नोटिस के हायर थ्रेशोल्ड पे ये था, लेकिन जो हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग का फाइनल रिजल्ट है वो ये, आई गेट ऑल दी एजेस। यहाँ पे इमेजेस इतनी क्लीन थी कि वो लोअर थ्रेशोल्ड से ही बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो रियल इमेजेस में हिस्टेरिसिस थ्रेशोल्डिंग क्रूशल हो, क्रूशल। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने अब इंटरनेट से डाउनलोड की थी, और देखने में तो इमेज बड़ी ठीक ठाक है, लेकिन कंप्रेशन आर्टिफैक्ट्स, रीसाइज करने के आर्टिफैक्ट्स, ये इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं है। असल में आपको लगती ब्लैक एंड वाइट, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट। इसमें बहुत सारे कई काम हो रहे हैं, वो और से देखें। जो ग्रेडियंट्स निकालते हैं, ओरिएंटेशंस निकालते हैं, यू सी स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग। यहाँ पे ये अजीब सा एक पॉइंट आया, दिस वन है, ठीक है। तो आपको देखने में नहीं नजर आ रहा, लेकिन असल में सो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि क्या हो रहा है। सिमिलरली कनीसल ट्राइंगल इंटरनेट से डाउनलोडेड, इसमें भी कुछ आर्टिफैक्ट्स से थे। इट्स नॉट एज क्लीन एज, यानी जैसे आप रियल इमेजेस में जाएंगे ना, रिजल्ट इतने क्लीन नहीं होंगे, ठीक है। चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा स्लाइड्स। ये पूरी समरी है चीज़ों की। अब एक रियल इमेज पे आते हैं। रियल इमेज में ये क्वांटाइज ग्रेडियंट, लेकिन इसमें मैंने सिग्मा को ना 0.2 रखा हुआ, यानी स्मूथिंग बहुत कम की, और यहाँ पे सिग्मा 1.8 है नॉइजी इमेज पे। सो नॉइजी इमेज पे सिग्मा 1.8, और जो थ्रेशोल्डिंग के परसेंटाइल से डबल थ्रेशोल्ड वो भी ये 40-80 रखे, तो आई हैव फाउंड सम गुड एजेस इवन इन अ नॉइजी इमेज। ये आप देख लीजिएगा। Yeah, so this concludes edge detection.